अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है इलेक्शन को लेकर, लेकिन इसमें इमरान खान साहब की बड़े वाज़ेह हिदायत दी। उन्होंने अपने रहनुमाओं को कहा है कि अगर ये फौरी असम्बली तहलील करते हैं तो फिर आप मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ये अगर बात सितंबर अक्टूबर तक जाती है तो फिर उसमें मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ना तो हमें फंड्स को लेकर सिक्योरिटी दी जा रही है और ना ही हमें फंड्स दिए जा रहे हैं इंतखाबात को लेकर। अब उसके साथ ही अगर बात करें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने एतमाद का वोट तो ले लिया, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो चुके हैं पहले की निस्बत, लेकिन लग नहीं रहा उनके मूड से कि वो इंतखाबात करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर मईशत के हवाले से बात की जाए तो IMF को तमाम तरह की दहानियाँ करवा दी गई हैं दोस्त ममालिक की जानिब से, और उनकी शराइत भी आलमोस्ट हमने सारी मान ली है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम को कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फ़ारूक सलीम, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम कहेंगे आपको शो में। सर, सबसे पहले तो बताएगा कि रूसी खाम तेल जो है वो मई में पहुंच रहा है हमारी जो कराची पोर्ट पर, और कह रहे हैं कि $18 फी बैरल पर ये मिलेगा। तो जो मेन कैटेगरी है दरामदात के बिल में, आपको क्या लगता है कि ये बोझ कितना कम होगा, और ये जो महंगाई के तूफान में इसको ठंडी हवा का झोंका तस्वुर किया जा सकता है या नहीं? देखिए, रूसी खाम तेल जो है वो आलमी मंडी में लगभग $60 का बैरल बिक रहा है। हमारे पास जो तेल सऊदीया से आता है या अरब पोर्ट से आता है, उसका फ्रेट, और अगर हम रूस से तेल मंगवाएंगे उसके फ्रेट में तकरीबन 5 से 6 का फर्क है। बहुत सारे इश्यूज हैं। रूस के पास ऑयल टैंकर्स इतने अवेलेबल नहीं है कि वो अपना खाम तेल जो है वो दुनिया के ममालिक को एक्सपोर्ट कर सके। फिर मगरबी ममालिक ने खाम तेल के टैंकर्स का जो इंश्योरेंस का सिलसिला होता है उसका एक माफिया बना रखा है, और रूस तेल के ऊपर इंश्योरेंस कवरेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल में इस वक्त तो एक ये ट्रक की बत्ती है। हुकूमत शायद पैगाम देना चाहती है कि वो कुछ कर रही है और वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। इसका असर जो है पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर आप समझिए कि न होने के बराबर होगा। अगर कुछ तेल, खाम तेल रूस से आ भी जाता है तो उसकी परसेंटेज जो है वो आप समझिए कि 2-3% जो हमारा टोटल खपत है पाकिस्तान के अंदर, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो एट दिस स्टेज मेरी ओपिनियन में ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है। इसका कोई खास फायदा पाकिस्तानी सार्फिन को पहुंचने वाला नहीं। अच्छा, बहुत क्लियर आपने बात बताई और बिल्कुल ठीक बात की गई, क्योंकि बहुत से सर माहिर मुआशियात जो हैं वो मुसलसल इस बात के ऊपर इन्फेसाइज कर रहे थे कि रूस से तेल हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर मिल जाता, जैसे 2022 में अगर हम ले लेते तो हमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाना था। मेरी ज़ाती राय थी कि ऐसा कुछ नहीं होना था। सर, पहली बात तो ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि रूसी तेल को रिफ़ाइन करने पर $2 से $5 का खर्च आता है। मेरे मुताबिक तो सर ये 30 से 35 का खर्चा है, और लॉजिस्टिक्स मिलाकर और पूरी ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर ये तकरीबन 30 से 35 है, और वो भी तकरीबन 45 डेज़ के बाद। और उसके बाद भी हमारे पास पाकिस्तान में रिफाइनरी की कैपेसिटी इतनी है। देखिए, ये 3 या 4 प्रॉब्लम्स जो आपने जिनका इजहार किया, ये चारों जो है ये वैलिड इश्यूज हैं। इससे बड़ा एक इशू ये बनता है कि उसकी पेमेंट कैसे होगी। जी। अब हमें बताया गया है कि शायद वो पेमेंट जो है वो यॉन में कर सकते हैं, जो चाइनीज करेंसी है। देखिए, चाइना के साथ जो हमारी तिजारत होती है उसमें पाकिस्तान को लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर का सालाना तिजारती खसारा उठाना पड़ता है। जी। तो यॉन तो हमारे पास है नहीं। जो डॉलर पेमेंट का तरीका कार है वो रूस के हवाले से अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने बंद कर रखा है। तो इतने ढेर सारे जो इश्यू सामने आ रहे हैं, उसी के नतीजे में मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि शायद हुकूमत ये पैगाम अवाम तक जरूर पहुंचाना चाहती है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नतीजा इसका जो है, जहां तक आप और मैं बाकी जो है वो 23 करोड़ पाकिस्तानी उनका ताल्लुक है, उनको इस सारे खेल से कोई फायदा पहुंचता मुझे इस नजर खेल नहीं से आता। सर ये पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने भी हमें इसी तरह ही बेवकूफ़ बनाया था। आपको याद होगा हमाद अजहर ने भी जो है वो मुसलसल इसी तरह बेवकूफ़ बनाया था, और आपको याद होगा वो लाइन लॉसेस के ऊपर उन्होंने बड़ी एक बेवकूफ़ाना सी बात की थी कि इस तरीके से आप कर लें, ज़्यादा खपत कर लें तो हमारे बिजली के लॉसेस कम हो जाएंगे। अच्छा मैं उस पर नहीं जाता। इन्होंने भी ये रूस के ऑयल के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया था। एक तो सर ये 4 किस्म के जो ऑयल हैं वो तो हमारा जो सिर्फ 15% है
वो एक रिफाइन किया जा सकता है। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सच बात कर दी तो उसके ऊपर बड़ा हंगामा बन गया, तो बाकी हुकूमत को भी बुरा लगा। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है रिफाइन करने की, तो हम कहाँ से करेंगे, तो हमारे पास इस वक्त अवेलेबिलिटी नहीं है। आप सर ये बताइए कि एक है और जो मेरी रिसर्च के मुताबिक फर्नेस ऑयल है जो सबसे ज़्यादा रूस आपको दे सकता है। तो फर्नेस ऑयल तो तब होता है कि जब हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हमने लगाई नहीं, और फर्नेस ऑयल की हम जो है अगर खपत ज़्यादा करना चाहते हैं और ख़रीदना ज़्यादा चाहते हैं, तो इसमें से कट कौन लगाएगा सर? ये मेरी नज़र में ये सब सियासी बयानात हैं और डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, असल मसला ये है कि पाकिस्तान को अगर आप देखें, एक अमेरिका का रियासती इदारा है जो कहलाता है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। उसने कुछ साल पहले पाकिस्तान का एक सर्वे किया था और उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई 9 बिलियन बैरल तेल जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि लगभग 45 से 50 साल की खपत जो है हमारी तेल की, वो सब पाकिस्तान के अंदर मौजूद। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि 109 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान उठान सकता है, जिसका मतलब ये लगभग 50 से 55 साल की गैस जो हमारी खपत की है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने तकरीबन सारी ही जो बैरूनी एक्सप्लोरेशन कंपनी जो तेल ढूंढने आती हैं या गैस ढूंढने आती हैं, उनको पाकिस्तान से भगा दिया है। Exactly. हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम सारा का सारा अपना तेल इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास अपनी गैस और अपना तेल है उसके ऊपर बिल्कुल कोई फोकस नहीं किया जा रहा। डॉक्टर साहब, मैं आप ही की बात को बढ़ाते हुए ये कहूं कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर रेकोटेक की 2 कंपनीज थी, उनको भी भगा दिया। इसी तरीके से आपने पेट्रोल के ऊपर फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमने उनको भी भगा दिया। हमारी सारी तवज्जो है वो इंपोर्ट के ऊपर है, और इंपोर्ट के ऊपर भी वो, जैसे मैं सल्फर के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो ऑयल जो कि हमारी ज़रूरत का नहीं है वो ऑयल खरीदेंगे जिसके ऊपर हुकूमत का ज़बरदस्त कट लगेगा। यानी ऑफकोर्स वो यूज़ तो होगा नहीं, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वाले साहब जो हैं वो दबा के पैसा कमा के निकल जाएंगे। एम आई राइट? देखिए, मामला ऐसा है कि इस वक्त पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में रहने वाले जो फैसला साज शख्सियात हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, उनका फोकस जो है वो तकरीबन 100% वो सियासत के ऊपर है, वो मईशत के ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ कोशिश ये हो रही है कि जिसकी कुर्सी जो है वो चली गई है, वो 100% एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी बाई हुक और क्रुक वो कुर्सी पे वापस आके बैठ जाएं। वहां पे 23 करोड़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उनको बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा। इसी तरह जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका फोकस यही है कि वो कुर्सी पे बैठे रहें। उनका फोकस ये नहीं है कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर। सर, हमारी मैशत तो टोटली इंपोर्ट बेस है ना, और अगर हम इंपोर्ट को इस तरह से उसमें कमी करते हैं तो हमारी सनती जो पैदावार है, जो बरामदात है सॉरी, उसमें भी कमी आती है। अब ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देख लें, टेक्सटाइल को देख लें, सुकड़ती जा रही है और कोई इकदामात नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है, और इंपोर्ट के ऊपर हम लोग बेस कर रहे हैं, तो किस तरह से सर्वाइव करेंगे अगर IMF से हमें कुछ जो है वो मिल भी जाती है पैकेज वगैरह? हमारा मसला जो है वो यकीन जानिए माशी नहीं, वो सियासी बुनियादों के ऊपर माशी फैसले किए जाते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचते हैं। आप सोचिए कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 100 बिलियन यूनिट बिजली के बनाए जाते हैं, और उसमें 27 बिलियन यूनिट जो है वो चोरी हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। अब हम LNG इंपोर्ट करते हैं, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उनकी बनाते हैं बिजली। तो आप सोचिए, इंपोर्टेड आइटम्स के 27 बिलियन यूनिट जो हैं वो चोरी हो रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत का कतन कोई फोकस नहीं है। अगर उसको आप अमाउंट में तब्दील करना चाहें तो वो लगभग 900 अरब रुपया बन जाता है। आप सोचिए कि $3 बिलियन का खसारा हो रहा है जो 27 बिलियन यूनिट हम चोरी डॉक्टर करवा साहब, रहे हैं। आपके इल्म में ये भी होगा कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो अभी भी हैं वो भी मजीद बढ़ गई हैं अरबों रुपए में। अच्छा, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। एक तो ये जल्दी से बता दीजिएगा कि डीमोनेटाइजेशन की बात की जा रही है, ये कोई रेलेवेंट टॉपिक है कि 5000 का नोट बंद कर दिया, 5000 का शुरू कर दिया? इज इट एनीवेयर समहाउ ये कोई रेलेवेंट बात है? ये नॉनसेंस नहीं है सर? देखिए, अगर हम कोई सबक सीखना चाहते हैं तो इंडिया से सीख लें। उसने डीमोनेटाइजेशन की थी और उसके नतीजे में उसकी मईशत को बेतहाशा नुकसान पहुंचा था। एग्जैक्टली। हमारा मसला जो है
वो है जिसको हम कहते हैं नोट्स इन सर्कुलेशन। हुकूमत 6-6.5 हज़ार अरब का बजट का खसारा करती है, और आज से कोई 5 या 6 साल पहले 2017 में मुझे याद आता है हमारे जो टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन थे वो 4 ट्रिलियन रुपीस के करीब थे। और पिछले कुछ सालों में इतने नोट छापे गए हैं कि अब नोट इन सर्कुलेशन जो स्टेट बैंक हमें बता रहा है वो 10 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गए। नहीं तो सर मुझे ये बताएं कि ये रीज़न कहीं से भी कोई लॉजिकल बनती है कि 5,000 जो नोट हमने छापा तो उसका फ़ायदा था, अब बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्मगलिंग बहुत बढ़ गई है। और इससे पहले आपको पता है कि जब डॉलर हमारा 105 का था तो उसके ऊपर जब इमरान खान साहब के दौर में ये 290 का हुआ था, तो उसी दौर के अंदर अफगानिस्तान में दबादब पैसे ये डॉलर के गए हैं। तब हुकूमतें कहाँ से मॉनिटर हो रही थी और कहाँ कौन देख रहा था उन्हें? देखिए, दोबारा से जैसे आपने भी कहा, ये ट्रक की बत्तियां हैं। मसला जो रुपए के गिरने का है वो अफगानिस्तान स्मगल होने का नहीं है। वो मसला ये है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं 30-31 बिलियन डॉलर की और इंपोर्ट कर लेते हैं 75 या 80 बिलियन डॉलर की। अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर डालनी? अफगानिस्तान के ऊपर डाल दें। भाई, अफगानिस्तान में जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था कोई 10-11 साल पहले, उस वक्त से जब भी अफगानिस्तान के अंदर डॉलर का रेट पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पाकिस्तान से स्मगलिंग हो जाती है। कोई नई चीज़ नहीं आई है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा ऐसा मैंने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर डॉलर का रेट पाकिस्तान के मुकाबले में कम होता है। उस सूरत में ये कि पाकिस्तान से कोई स्मगल करेगा डॉलर, तो इससे ज़्यादा अच्छा, मैंने अब आज आपसे थोड़ी सी सियासी बातें भी करनी है, लेकिन कुछ देर के बाद हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। एक सर बताइए कि एक होती है कसिनो इकोनॉमी, मैं शेडो इकोनॉमी के ऊपर भी बात नहीं कर रहा, और रियल इकोनॉमी तो पाकिस्तान में अब है नहीं। तो अब पॉइंट ये है कि सर जहाँ पर ये कई गुना दौलत कमाते हैं लेकिन जनरेशन ऑफ वेल्थ नहीं होती, तो कसिनो इकोनॉमी एक्चुअली ज़रा समझाइए कि किन किन एरियाज़ में, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, हमने इसको एमएनएसटी दी, बहुत अच्छा किया क्योंकि उसमें चले रोज़गार तो बना, लेकिन अब सिर्फ सोना खरीदा जा रहा है, सोने की प्राइस ऊपर बढ़ गई, डॉलर है और स्टॉक मार्केट है, इन 3-4 चीज़ों के अलावा कहीं और पैसा नहीं बन रहा, और बाकी जो रही सही कसर है सिर्फ प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, ज़रूरी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और उसके ऊपर आप पैसा बढ़ा रहे हैं। तो ज़रा आसानी से मुझे कसिनो इकोनॉमी समझाइए। देखिए, पाकिस्तान का जो माशी ढांचा है, अगर आप सियासी ढांचे की बात करने चाहें तो वहाँ भी चले जाएंगे। जो माशी ढांचा है, जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें एक कहानी सुनाई जाती थी रॉबिन हुड के बारे में, और वो रॉबिन हुड अमीरों से पैसे छीन के और गरीबों में बांटा करता था। अगर पाकिस्तान की जो आप कसिनो इकोनॉमी कह रहे हैं या माफिया डिनोमिनेटेड इकोनॉमी कह रहे हैं, वो एग्जैक्ट रिवर्स मॉडल है, एक रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल है। लगभग 2 से 3 दर्जन जो हैं वो बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स कह लें, बड़े बड़े माफियाज कह लें, वो पाकिस्तान की मईशत को डोमिनेट करते हैं। और रिवर्स रॉबिन हुड से मेरी ये मुराद है कि यहाँ पे हम गरीबों की जेब से मुसलसल रकम निकाल के, उनकी दौलत निकाल के उन माफियाज की जेब में डालते चले जाते हैं। उसको आप कार बनाने वाली माफिया कह लें, शुगर का माफिया कह लें, सीमेंट का माफिया कह लें, बैंकिंग माफिया कह लें, तो ये 2 या 3 दर्जन बड़े बड़े माफियाज ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को आप समझिए कि हाईजैक करके रखा है। और सबसे ज्यादा सर इसमें जो तेज रफ्तार शोबा कौन सा है जिसको आप समझते हैं कि इस कैसीनो इकोनॉमी में इस टाइम पे ये बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं, जिसके ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं पहुंचता, सिर्फ इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचता? ये जितने भी माफियाज का मैंने जिक्र किया उसमें आप खाद का माफिया भी डाल लें, और ये सारे माफिया जो हैं ये गरीब की जेब से पैसा निकलता है और उन माफिया की जेब में जाता है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही एक इनएफिशिएंट इकोनॉमी बन जाती है और हम किसी दुनिया के मुल्क को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहते। इसी तरह वो जो सियासी माफियाज हैं, जो सियासी जो हमारा ढांचा है, उसमें भी आप देख लीजिए कि वो 3-4 बड़ी बड़ी पार्टीज हैं और बड़े बड़े खानदान हैं। तो जब तक माशी निज़ाम का में इस्लाहात नहीं आती, माफियाज को तोड़ा नहीं जाता, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज को मुकम्मल तौर पे निष्कारी नहीं की जाती, और साथ ही साथ सियासी ढांचे में इस्लाहात नहीं आती, तो पाकिस्तान कहीं बढ़ता नजर नहीं आता। ठीक है, फारूक सलीम साहब हमारे साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब कंटिन्यू कीजिएगा।
अच्छा सर, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, अब मुझे ये अभी हम कैसीनो को ही मुकम्मल करते हैं। एक तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो हमारा देख रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो खान साहब के दौर में भी नहीं हुई थी। इसी तरीके से इस दौर को जिसको मईशत के लिए निकाला जाना था वो भी हो गया। मैंने सियासी सवाल जो आपसे करना था वो मैं अभी आऊँगा कि रिफॉर्म्स के ऊपर तो एक साहब थे जिन्होंने किताब लिखकर बंद कर दिया कि ये पाकिस्तान इज़ अ एलिट स्टेट, और फिर दूसरी किताब उन्होंने लिख दी कि गवर्निंग द अनगवर्नेबल। तो अनगवर्नेबल कह के उन्होंने फिर भी जो है वो फेडरल मिनिस्टर स्टेटस भी ले लिया और उसके बाद उनकी दबादब किताबें भी आ रही हैं। लेकिन अनगवर्नेबल को जब गवर्न हो ही नहीं सकता तो वो तो चले गए। अब मैं और आप बैठे हैं, मुझे सर ये बताएं कि इस वक्त तो हमारे पास एक रियल स्टेट है, स्टॉक मार्केट है, ऑटोमोबाइल है, और आपने सारा बताया कि इन सब एरियाज़ के अंदर जो है वो सारे माफियाज काम कर रहे हैं और कार्टल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस औसत अगर देखा जाए तो हमारे तकरीबन 14 लाख घरों की हमारी औसत थी, और अभी भी रियल एस्टेट इसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, एक। और दूसरा ये बताइए कि आईटी इंडस्ट्री पे जो काम होना था, यानी उस पर टैक्स लगना, इसको जीरो रेटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, फरमाइएगा। देखिए, टैक्स के हवाले से पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। आप सोचिए कि 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और उनमें से एक मुल्क के लीडरान ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जाके ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स चोर हैं। कोई और मुल्क आपको इस किस्म की किसी मुल्क के लीडरान इस किस्म के नारे लगाते सुनाई नहीं दी देते। मेरे नजदीक पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो टैक्स देता है। हमारे यहाँ जो है वो टैक्स नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो हुकूमती अखराजात। अगर आप आज से कोई 11-12 साल पहले चले जाइए, कहीं 2013-14 की फिगर उठा लीजिए, जब हुकूमती अखराजात जो है वो 2.5 ट्रिलियन रुपीस के होते थे और जो टैक्स इकट्ठा होता था वो 1.5 ट्रिलियन का होता था। इस साल जो बजट है, हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि जो 1.5 ट्रिलियन रुपए के टैक्सेस थे वो अब बढ़ के 7.5 ट्रिलियन पे पहुंच गए। अब सोचिए, पिछले 11 से 12 सालों में जो टैक्स की कलेक्शन है वो 1.5 ट्रिलियन से आज 7.5 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। तो बेतहाशा टैक्स में इंक्रीज आई है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो हुकूमती अखराजात थे जो आज से 11-12 साल पहले 2.5 ट्रिलियन के थे, वो आज 11.5 ट्रिलियन के पहुंच गए। तो मैं सख्त खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इजाफी टैक्स डालना चाहिए, या पाकिस्तान के कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर टैक्स डालना चाहिए। यहाँ पे फोकस टैक्स कलेक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फोकस चाहिए हुकूमती अखराजात को कम किस तरह करना है। अच्छा, टैक्स का तो सब्जेक्ट आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अगर हमें ही जो है वो टैक्स में प्रेशर दिया, जैसे शबर जैदी साहब कहते थे कि सबको जो है ना वो उनकी गर्दन दबा दो, 50,000 के ऊपर जो है वो हमें बैंकों के ऊपर लगा दिया। अब बिजनेसमैन जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ 50,000 रुपये अपना ID कार्ड दिखाकर ट्रांजैक्शन करेगा, एक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, ये जो डायरेक्शन हम कहीं से भी नहीं पकड़े, एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स, एक है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इन सब से पूछा, इनको किसी किस्म का अपना कोई काम नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है। और आपने देखा होगा कि 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनमें से 4 जो हैं वो खातों के अंदर ऑपरेशनल हैं, लेकिन आपने जाके देखा होगा कितने को ऑपरेशनल है, और कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सनतें नहीं है। तो जिसके ऊपर जब प्लानिंग डिवीजन इसके ऊपर काम ही नहीं कर रही, तो जब हमारा एक्सपोर्ट बेस बढ़ना ही नहीं है, तो ये सारी बातें किस तरफ जा रही हैं? मतलब हमारे पास इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, वो है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, और हमारा टोटल न्यूक्लियस होना चाहिए इकोनॉमिक्स। और हम तो सिर्फ ये लड़ रहे हैं कि इलेक्शन कब होने और इलेक्शन किसने नहीं होने। तो ये जमहूरी पार्टियां जो हैं वो किसी भी तौर पर सर मईशत को तो खड़ा नहीं कर सकती। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 5 सालों में आप सोचिए कि हमारे यहाँ कोई 6 तो वज़राए ख़ज़ाना बदले जी, और 2017 से आज तक देख लीजिए तो लगभग 5 जो हैं वो वज़राए आज़म बदल गए। 44 महीने जो PTI की हुकूमत के थे, उसके दौरान 4 या 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदली गए। उसी के दौरान आप सोचिए 7 या 8 मरतबा 44 महीनों के अंदर 7 या 8 मरतबा जो है वो FBR के चेयरमैन बदली गए। तो आप सोचिए कि यहाँ पे पॉलिसी साजी तो नहीं हो रही। अगर अफसर का जो है वो टेन्योर जो है वो 5, 6, 7 महीने रहना है, तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा और क्या उस पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, अमल दरामद होंगे।
तो यहाँ पे पॉलिसी तो बन ही नहीं रही, और अमल दरामद जो है वो तो इसकी बड़ी दूर की बात है। अच्छा वैसे अगर हाँ, वैसे अफसोस की बात है, यहाँ पे हुकूमत ने भी कई दफ़ा दावे भी किए थे कि हम लोग अपने अखराजात, हुकूमती तौर पर अखराजात कम कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के दौर की अगर बात करें तो उन्होंने टैक्स के ऊपर काफ़ी बात भी की, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के हवाले से भी बात की थी। तो उनके दौर से और मौजूदा दौर से अगर कंपैरिजन करते हैं तो टैक्स रेशो आप मारिया कौन उसके से जवाब मैं भी देख देना रहे हैं? चाहूंगा, उसके बाद फारूक साहब के पास ले लीजिएगा। 1% से 2% हुआ था, इससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन उनके दौर में भी नहीं हुई थी, बातें ज़्यादा हुई थी, टैक्स कलेक्ट कम हुआ था। सर आप फरमाइए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं, अगर पिछले 10-11 सालों में वो 2.5 ट्रिलियन से 11.5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएं, तो आप पाकिस्तानी अवाम का टैक्स तो छोड़ दें, उनका खून भी चूस लें, तो फिर भी हुकूमती अखराजात पूरे नहीं होंगे। जिस मर्जी रफ्तार से टैक्स कलेक्शन बढ़ा लें, जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं, वो खसारा जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए, इस साल जो तखमीना लगाया जा रहा है बजट के खसारे का, वो लगभग 6 से 6,500 अरब रुपए का बजट का खसारा है। हम्म, तो यहाँ पे जिस रफ्तार से जब तक हुकूमती जो अखराजात हैं वो कम नहीं किए जाएंगे, तो बजट का खसारा तो खत्म होने का नाम नहीं अच्छा लेगा। टैक्सेस के ऊपर बात सर हल्की सी करते हुए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और फिर मैं ख़ास तौर पे फोकस करना चाहूँगा प्लानिंग डिवीजन के ऊपर। सर टैक्सेस का तो हाल देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं 55% है, कनाडा में देख लें, इटली में देख लें, पूरे यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, हाई टैक्स रेट है। तो यहाँ पर तो वो प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरा ये है कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं दी जाती, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के ऊपर भी जो है वो कमर्शियल बैंक्स जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे। प्लानिंग डिवीजन किधर है सर, वो गायब हो गई है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैं वैसे ही अजराए तफन्नुन बात करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप असफर एहसन जैसे लोगों को आप जो है वो सियासी तौर पर लगाएंगे, जिनको सिर्फ मतलब लूट खसूट के कॉन्फ्रेंस करना आती है, तो उनको आप जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए, मेरे नज़दीक रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। लगभग 2600 अरब रुपए का सिर्फ बिजली के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा खड़ा कर दिया है हुकूमत ने। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना होता है, उसका काम बिजली खरीदना नहीं होता। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम बिजली बेचना नहीं है। एग्जैक्टली। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम एयरलाइन के टिकट बेचना नहीं है, दैट्स उसका वेरी ट्रू। काम बनाना नहीं है, उसका काम गैस के कनेक्शन देना नहीं है। जब भी हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के कारोबार में, प्रोडक्टिव सेक्टर में दाखिल हो जाती है, तो फिर वो बोझ बन जाती है, वो हुक्मरानी नहीं कर पाती। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो रियासत पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है, हुकूमत पाकिस्तान, उसको किसी तरह कम किया जाए। अच्छा सर, मैं समझता अब प्रिसाइसली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और बड़ा ही सियासी और गैर सियासी दोनों मिलाकर कर लें, वो ये कि आपके सामने सर करंट हुकूमत भी जो है वो ख़जाना को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती, उनके पास प्रोडक्टिविटी के आइडियाज़ ही कोई नहीं है, सारे के सारे इंपोर्ट्स हैं, और अखराजात को कंट्रोल करने का कोई आइडिया नहीं है, और वो इस्तेहकाम की पॉलिसी नहीं है, स्टेबिलिटी की नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ जज्बाती सियासी तकरीर अगर वज़ीर ख़जाना की तरफ से होगी कि भाई इलेक्शन नहीं भी हुए तो क्या हुआ। अच्छा इलेक्शन से हट जाएं सर, मुझे ये बताएं कि सर जमहूरी तौर पे आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि इनके पास हल है, तो फिर ये टेक्नोक्रेटिक मेरिटोक्रेटिक सेटअप को क्यों नहीं आने देते, और क्यों इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिफ्ट बनाकर खड़े हैं? जमहूरी तौर पे आपका पूरा एनालिसिस 70 साल से या 75 साल से कर लें, इनसे आज तक जो है वो जीडीपी 2 से 3 या 4 तक नहीं पहुंचा, और आज हालत ये है कि 0.5 जीडीपी वर्ल्ड बैंक से लेकर सारी रिपोर्ट्स में आ चुका है। फरमाइएगा। देखिए, मेरी ओपिनियन में अगर हुकूमत को प्रोडक्टिव सेक्टर से निकाल दिया जाएगा, तो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंपेटिटिव है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो दुनिया में किसी भी और प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला कर सकता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्रॉब्लम हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। एग्जैक्टली। गंदम के सेक्टर में देख लें, गंदम के सेक्टर में हुकूमत जैसे दाखिल होती है, सपोर्ट प्राइसेस देती है, फिर गंदम के कोटास देती है, गन्ने का सपोर्ट प्राइस देती है, शुगर की प्राइसेस का तयन करती है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर सब्सिडी देती है, इंपोर्ट्स के ऊपर रुकावटें खड़ी करती है। हुकूमत सिर्फ हुक्मरानी पे रह जाए और प्रोडक्टिव सेक्टर प्योरली अगर प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया जाए, तो पाकिस्तान के आप समझिए कि 90% जो माशी इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ कि वो हल हो सकते हैं।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। Point taken, फरूख sir. सलीम Thank you. माशियात हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे इकोनॉमी को लेकर। ओवरऑल उन्होंने मुझे जो एक थोड़ी बहुत अच्छी उम्मीदें थी वो भी जी। खत्म कर दी है, जो रूसी खाम तेल को लेकर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सैयद हसन मुर्तज़ा रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको। सर सबसे पहले तो ये जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं इंतखाबात को लेकर, कोई हल निकलता नज़र आ रहा है? वैसे तो ज़बरदस्ती के मुज़ाकरात इनको कह लें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उसमें भी पीटीआई की जब मुज़ाकरात शुरू होने थे तभी उनकी अजीबो गरीब ही शराइत थी, जिसमें ये भी था कि हमारे जो केसेस हैं वो मुआफ़ किया जाए। अब पता चल रहा है कि कारकुन की रिहाई का भी कुछ मुतालबा किया जा रहा है, और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से भी कुछ जो है वो मुज़ाकरात को लेकर एक इबहाम सा था। तो अब लग रहा है आपको कि कोई फ़ायदा होगा इन मुज़ाकरात से? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी कोई मुज़ाकरात होते हैं, मेरा ख्याल है वो गैर मशरूत होने चाहिए। हमारा उसमें एक एजेंडा तय होना चाहिए कि ये चीजें ज़ेरे गौर आएंगी, और उनको हमें ये गैर मशरूत अगर होंगे तो तब भी उसके कोई मुस्बत नताइज निकल सकेंगे। अगर हम उसको मशरूत कर देंगे कि हमारे ये कारकुनान छोड़ो, हमारी फलां चीज छोड़ो, हमारी करप्शन छोड़ो, हमारी चोरी छोड़ो, तो ये तो कोई ऐसी देखिए नहीं है कि इस तरीके से हुकूमतों को ब्लैकमेल किया जा सके या कोई रिलीफ जो है वो जबरदस्ती लिया जा सके। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो माँ की तरह होती है, और अगर वो सरेंडर भी करती है तो उसकी शिकस्त नहीं होती। तो हुकूमत को अगर आप मशरूत कर दें, आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात में अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए होगा तो यकीनन हुकूमत देगी। सर मशरूत की आप मशरूत कर देंगे तो उनके लिए भी ये मुश्किल होगा। हमारा ये एक मुस्बत जो है वो पहलू है, और हम चाहते हैं कि इस मुस्बत कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये यहीं पे रुक जाए और फिर हम एक बंद गली में खड़े आप हों। तो हसन साहब आप तो काफ़ी मस्बत हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पता नहीं अब आपकी तरफ से वो लीड कर रहे हैं मेरे ख्याल है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का तो बहुत शानदार जवाब आया कि डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं, और हम पॉजिटिव माहौल के अंदर पॉजिटिव बातचीत करना चाह रहे हैं। खान साहब का जो जवाब आया सर, उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहकर भेजा है कि जुलाई तक यानी सितंबर से पहले तक अगर इलेक्शन पर वो मान गए तो ठीक, अरकान को हमें जो है वो जो हिरासत में लिया हुआ है उनको भी वापस करना पड़ेगा। आप गैर मशरूत की बात कर रहे हैं, वो तो शराइत के अलावा बात ही नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं कि हम जो है वो बाइंग पावर के अंदर हैं, यानी वो जो कहेंगे वो होगा। आपसे सिर्फ बातचीत हो रही है। मुझे समझ नहीं आई सर ये बातचीत किस पर हो रही है? नहीं, गुजारिश ये है जी कि खान साहब का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। खान साहब का तो सारी कौम को पता है कि खान साहब का जो रवैया है वो कैसा है। वो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जमहूरियत, वो चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत जो है वो मुस्तहकम हो, वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर लोगों को जो पिछले 4 साल से तिब्बी सहूलतें नहीं मुयसर आ सकी, तालीम के जो इश्यूज हैं वो उन पर हुकूमत की कोई पॉलिसी आई हो, वो तो 4 साल से हमें पत्थर के जमाने में ले जाना चाहते हैं। उनकी आज गलत पॉलिसियों की वजह से इस मुल्क के अंदर जो मईशत का हाल हुआ है वो सारे देख रहे हैं। तो खान साहब की तो किसी बात पे, वो तो एक मखसूस एजेंडे पे आए हुए हैं। नहीं तो अगर ये बताइए, चाहते हैं कि इस मुल्क में जो जमहूरियत है उसका तसलसल खत्म हो। ये जो हमारा जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है वो तो ये चाहते हैं कि ये फ्लॉप हो, ये आगे ना चल सके, और हम इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएं। आज जो आइन की रट लगा के बैठे हैं, उस वक्त कहाँ थे जब 14 दिन के अंदर काउंटिंग होनी थी और कौमी असेंबली के अंदर वो काउंटिंग नहीं हो सकी थी? उस वक्त आइन वायलेट नहीं हुआ था। नहीं तो अगर वो यही शराइत लेकर वो इस पर डटे रहते हैं कि हमारी ये शराइत पूरी होंगी तो मुज़ाकरात होंगे, तो फिर उसका क्या, मुज़ाकरात का तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर मामला वापस सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। देखिए, खान साहब मुज़ाकरात करवाना, मुज़ाकरात का कामयाब होना किसकी मजबूरी आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि शराइत के साथ मुज़ाकरात आगे चलेंगे। ये गैर मशरूत उन्हें आना पड़ेगा, और वो आएंगे एक दिन जी। खान साहब तो कहते थे मैं चोरों के साथ बैठूंगा नहीं, मैं डाकुओं के साथ बैठूंगा नहीं, तो आज बैठे ना। अच्छा चाहे किसी मजबूरी में बैठे, तो ये उनको गैर मशरूत भी होना पड़ेगा। अगर उनका यही रवैया रहा
तो मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात जो है चल पाएंगे देर अच्छा सर, पाओ। मशरूत की तो बात हो गई, मुझे सर ये फरमाइएगा कि इनका फोकस इस बात पर क्यों है कि ये जुलाई तक जो है वो इंतखाबात हो जाएं, सितंबर से पहले पहले, और इन्होंने डेट का तयन इस तरह, यानी फ्लेक्सिबल अगर होना होता और अगर ये सख्त शर्त के ऊपर बात करते तो 14 मई पे डट जाते। अब उधर से ये हिल रहे हैं और थोड़ा सा कह रहे हैं कि हम जुलाई तक कर लेते हैं और पूरे मुल्क के ऊपर भी मान लेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि जुलाई से पहले। तो सर सितंबर से पहले क्या ऐसे दो वाकयात होने हैं, यानी सदर आरिफ अलवी साहब और चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल साहब, इनके जाने से तो कोई रिलेशन इसका नहीं निकलता कुछ। देखिए ये दो चीजें तो वाज़ेह हैं और सारी कौम को पता है, ये दो वजूहात तो सबको पता है। गुजारिश ये है कि चंद ऐसी बातें भी हैं जो कबल अज़ वक्त होंगी। मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके भी कोई बात करने से अगर वो मुज़ाकरात मुतासर होते हो तो हमें कुछ दिन और देख लेना चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए कि हमारे ये मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि सिवाय डायलॉग के कोई जरिया नहीं है मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए। और डायलॉग को मैं नहीं चाहता कि वो मुतासर हो मेरी किसी बात से, वगरना वजूहात तो गिनी जा सकती हैं, गिन के बताई जा सकती हैं कि ये एजेंडा है और इस पे चलने की कोशिश की जा रही है, जिसका हुकूमत आज जो भी नुकसान हो, जो भी पार्टियों को नुकसान हो, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम मुल्क का नुकसान जो है वो ना करेंगे ना होने देंगे। एजेंडे पे मुझे ये समझाएं सर, ये एजेंडा सिर्फ आवाम की फलाह का नहीं है, ये बेसिकली जो है वो इमरान खान साहब की एब्सोल्यूट पावर का मसला है। इसमें कोई शक नहीं है जी। अवाम की फलाह के लिए एक बयान उनका आप साबित कर दें कि फलां बयान उन्होंने पिछले 1 साल में अवाम की फलाह का दिया है। उनका तो पूरा फोकस ही ये है कि जो एजेंडा हमने सेट किया था, जिस तरीके से वो चाहते थे कि फैज हमीद साहब आगे आए, जिस तरीके से वो चाहते थे कि मैं अदलिया को अपने ताबे कर लूं, जिस तरीके से वो चाहते थे कि मैं पार्लियामान को अपने कब्जे में कर लूं और फिर मैं 2050 तक इसको लेकर चलूं, और वो एजेंडा उनका अपना नहीं था, वो अपने से एक लफ्ज नहीं कह सकते, वो बैरूनी एजेंडा था जो पकड़ा गया उस वक्त जिस वक्त उनकी फॉरेन फंडिंग साबित हुई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये सेकंड राउंड चल रहा है मुज़ाकरात का, इंतखाबात को लेकर देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा